नमस्कार। स्वराज डिजिटल की 24 की चौसर में आपका स्वागत है और मैं हूं सुशील शर्मा। कल मध्य प्रदेश में चौथे यानी अंतिम चरण का मतदान हो गया और 8 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि मतदान की जैसी अपेक्षा थी कि उस तरीके का मतदान नहीं हो पाया है। आठों सीटों पर मतदान का प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है और अगर देखा जाए तो 2023 के विधानसभा चुनाव की अपेक्षा ये मतदान का प्रतिशत कम रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इंदौर सीट को माना जा रहा था, जहां पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं था, वहां पर नोटा पर पूरा फोकस किया था कांग्रेस ने, वहां पर भी भाजपा ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मतदान का प्रतिशत वहां भी नहीं बढ़ा। हम इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अजय त्रिपाठी जी, स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर। अजय जी, आपका स्वागत है। अजय जी, मुझे लगता है कि 3 चरण में लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ा, प्रयास किए गए, लेकिन चौथा जो चरण अंतिम चरण था, जिसमें चूंकि मालवा निमाड़ को हम ये मान के चलते हैं कि बहुत जागरूक मतदाता है, वहाँ पर ट्राइबल सीट भी हैं और एससी की सीट भी हैं, तो ऐसा लग रहा था कि इस बार वहाँ पर रिकॉर्ड मतदान हो सकता है। लेकिन वैसी अपेक्षाएं जो हमने लगाई थी और लगातार प्रशासन, राजनीतिक दल भी लगे थे, वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। तो इसकी मूल वजह आपको अब क्या नज़र आती है? देखिए, वही जो मुझे लग रहा है कि जो पिछले 3 चरणों में हुआ, चौथे चरण में और ज़्यादा हो गया, क्योंकि इंदौर में तो ये था कि चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया कांग्रेस प्रत्याशी के बाहर होने से। बाकी सीटों पे हम लोगों को भी बहुत उम्मीद थी कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि बाकी जो रतलाम झाबुआ की सीट हुई है, आपका समझिए बुरहानपुर वाला इलाका, खंडवा का इलाका, बहुत सारा ओबीसी का वोट बैंक, बहुत सारा एससी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, जिनको कि वो बहुत ताकत में आकर वोट डालते हैं और वो वोट डालने नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रेटजी थी पार्टियों की, जो स्ट्रेटजी थी प्रशासन की, जो स्ट्रेटजी थी इलेक्शन कमीशन की, वो कहीं भी सफल नहीं हुई। और इनको सबको समीक्षा करनी पड़ेगी कि गर्मी की और राय लेकर के, गर्मी का कारण बता करके, कोई भी कारण बता करके अपनी दायित्व से नहीं बच सकते। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं मानता हूँ सुशील जी, इलेक्शन कमीशन कि 3 चरणों में फेलियर साबित होने के बावजूद किस खामोशी के साथ कैंपेन चलाया गया। बहुत ज़्यादा उस इलाके में काम होना था, ताकि मालवा बड़ा प्रोफेशनल होता है वोट बैंक के बारे में, हर बार पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, मालवा में अच्छा वोटिंग होती थी। इस बार ना होना, तो इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, उन लोगों को अपने खुद की समीक्षा करनी चाहिए। पर अजय जी, एक बात, अब जो इस चूंकि 4 चरण हमारे मध्य प्रदेश के निपट चुके हैं, एक जो बहुत कॉमनली बात कही जा रही है, बहुत चर्चाओं में ये बात भी है कि छुट्टी के आसपास जो मतदान का दिन होता है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में जो है, उसकी भी एक बड़ी भूमिका होती है। मतलब ये कहा जा रहा है कि चूंकि शनिवार इतवार वीकेंड रहता है, तो छुट्टियां मध्य प्रदेश में अभी भी शनिवार की छुट्टी रहती है, तो ये 2 दिन छुट्टी की, और अगर उसके जस्ट बाद या उसके एक दिन पहले यदि मतदान होता है, तो बहुत सारे लोग उस पर जो है घूमने निकल जाते हैं। क्या आप ये भी बड़ी वजह मानते हो? क्या चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से सहमत हूँ कि छुट्टियां लगातार बढ़ रही हैं। शुक्रवार को वहाँ पर परशुराम जयंती की छुट्टी थी, शनिवार इतवार को लगातार छुट्टियां जो वीकली पड़ती हैं राज्य सरकार की वो थी, और मंडे को चूंकि वोटिंग थी, वोटिंग की छुट्टियां थी, 4 दिन लगातार छुट्टियां, तो आदमी प्लान करता है। पर सुशील जी, आप अगर थोड़ा सा देखिए वहाँ पर कि जैसे झाबुआ रतलाम का वोटर है, झाबुआ रतलाम का वोटर बाहर से लाया जाता है, वो ठेके पर मजदूर काम करते हैं, वो बाहर से गुजरात चले जाते हैं, वो आते हैं। आप बात करते हैं छुट्टियों का असर, मुझे लग रहा है सिर्फ इंदौर सीट पे पड़ना चाहिए था, क्योंकि इंदौर सीट महानगर है, वहाँ बाहर के लोग काम करते हैं, बड़े लोग काम करते हैं, स्ट्रेटेजी बनती है, तो वो कई बार पिकनिक पे जाने के लिए रिसोर्ट में चले जाते हैं, वो चुन सकते हैं। लेकिन झाबुआ रतलाम में वोट कम होना, बुरहानपुर में वोट कम होना, खंडवा में वोटिंग कम होना, देवास का भी अपन नहीं मान सकते कि बहुत से लोग भोपाल वगैरह के रहने वाले जो घर पास में तो वापस आ जाते हैं, लेकिन बाकी सीटों में जो वोटिंग कम हुई, उसके लिए सिर्फ छुट्टियों का कारण नहीं बन सकता। ये मुझे लगा कि एक रणनीति के तहत काम नहीं हुआ, पब्लिक तक पकड़ने की कोशिश ना तो पार्टियों ने की, सिर्फ हवाई बातें करते रहे सारे दल और इलेक्शन कमीशन। अगर थोड़ा सा उसमें करते हो। दूसरी बात, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि अगर छुट्टी ऐसा कोई दिन रखा जाए, जैसे मान लीजिए बुधवार गुरुवार, तो चूंकि छुट्टियां अगले दिन नहीं पड़ती, तो लोग इस प्लान में रहेंगे कि अगर ना जाएं, अगर वो वोट डाल के जाएं, तो स्वाभाविक रूप से काफ़ी वोटिंग बढ़ सकती है। अजय जी, एक बात और इसमें महत्वपूर्ण, देखिए इंदौर नंबर 1 स्वच्छता के मामले में नंबर 1 सिटी है, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है, कल्चरल भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंदौर में वो रहता है, एजुकेशन सिटी भी अब इंदौर ही है। इंदौर से बड़े नेता भी आते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश में मंत्री भी हैं, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, रमेश मेंदोला जो लगातार विधायक हैं, और आप इसके बाद जो है मालिनी गौड़ हैं, मतलब सारे बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर। और वहाँ कोशिश यही की जा रही थी कि इस बार मतदान ज़्यादा होगा। मुझे हैरानी इस बात की भी कि इंदौर की सारी सीटों पर 60-65% के बीच है। तो क्या ये माना जाए कि ये राजनीतिक जो बड़े कद्दावर नेता है, क्या इनके प्रयास भी उतने सफल नहीं हुए? और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल है,
ये जो वोटर 40% वो या 35% वोटर नहीं गया है, इसको आप क्या मान रहे हैं? ये बीजेपी का वोटर है या कांग्रेस का वोटर है या मिक्स है? इसमें आप किसको ज़्यादा मानते हैं कि कौन सा वोटर ज़्यादा नहीं निकला होगा? क्योंकि हम इन्हीं एरिया में ये देख चुके हैं 70, 75, 80% तक इन्हीं सीटों पर जो है विधानसभा वोटिंग होते हुए हमने ही देखी है। देखिए, बिल्कुल तय है कि आपका ये, अगर पर्टिकुलर इंदौर की बात करें तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मिक्स वोटर है, क्योंकि इंदौर बड़ा शहर है, बड़ा मेट्रो सिटी है मध्य प्रदेश की, और बड़ा संस्कार धानी जैसे बिल्कुल होते हैं वहाँ पर। और तो वो कल्चर वहाँ पर वैसी नहीं है कि थोड़ा जाति धर्म के आधार पर बांटने वाली कल्चर इंदौर के शहर में नहीं दिखती। और चूंकि इंदौर की 8 में से 8 सीटें, अगर थोड़ा सा एक आध सीट को छोड़ दें, राहु को छोड़ दें, तो बाकी सीटें सब शहर की हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ अगर वोट कम हो रहा है तो ये माना जा रहा है कि मिक्स वोटर जो था वो वहाँ से पलायन किया है, उसने वोट नहीं डाला। पर वही चीज़ है कि उसको रोकने की कोशिश किसी तरफ से नहीं की, चाहे वो आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हों, कांग्रेस के नेता तो वहाँ नोटा के पक्ष में इतना प्रचार कर रहे थे, अगर नोटा में ही वोट डरवाते कम से कम वोटिंग होती तो आप किसी भी टारगेट में सफल नहीं। सिर्फ हवा हवाई बातें एक करते रहे मुझे लग रहा है, और इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने तो मानो मुट्ठी बांधी थी कि कुछ करना ही नहीं है। तो इंदौर के आखिरी चरण में मुझे कहीं भी इलेक्शन कमीशन उस तेजी के साथ काम करते नहीं दिखाई पड़ा। और इसीलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जो वोटिंग हमारा राइट्स है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अधिकार होता है, उस पर कमी आना स्वाभाविक रूप से तमाम उंगलियां उठती हैं। अच्छा अजय जी, चूंकि हम मालवा निमाड़ में पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, खंडवा सीट ऐसी है, इंदौर सीट ऐसी है, उज्जैन सीट ऐसी है। पोलराइजेशन जब इस तरीके के ध्रुवीकरण का वोट जब होता है, और आपने देखा कि इस चुनाव में भी ध्रुवीकरण की तरफ जो है काफ़ी जो है बयानबाजी भी हुई थी, क्या वो उसका भी प्रभाव इस चुनाव मतलब चौथे चरण में उसका प्रभाव भी नजर नहीं आया? इसकी क्या वजह? क्योंकि खंडवा में बहुत वैसा वोटिंग परसेंट नहीं है, इंदौर की तो आप खुद ही देख रहे हैं कि 64 या 5 के आसपास अभी पहुंचा। हालांकि अंतिम आंकड़े अभी भी नहीं आए हैं, अंतिम आंकड़े जब चुनाव जारी करेगा तब समझें, लेकिन अभी जो लग रहा है कि 60 से 65 के बीच ही कहीं ना कहीं जाके इंदौर का आंकड़ा चलेगा। तो ये पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण भी जो है इस बार कारगर नहीं रहा। वही मैंने आपसे कहा ना कि इस बात की कोशिश बीजेपी ने करी हो या जनता कांग्रेस ने की हो या शासन ने की हो, एक जो कई बार वोट बैंक बढ़ता था, वो जैसे खंडवा का जो बुरहानपुर इलाका है, नेपाल नगर वाला इलाका हुआ, या रतलाम झाबुआ में का इलाका होता है, पोलराइजेशन होना था, लेकिन वैसे वोट बैंक भी दिखा पड़ता। उसका साफ मतलब है कि आप मतदाता तक पहुँचे ही नहीं। जो बातें तमाम की जा रही थी कि पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी और टारगेट मिशन और तमाम वो कुछ दिखा नहीं वहाँ पर। बहुत से लोगों को अभी भी जानकारियाँ मिल रही हैं, हम लोगों को तो सूचना आई है कि बहुत से लोगों तक मतदाता पर्चियाँ नहीं पहुँची। और आदमी इतना वो नहीं हो सकता कि वो जा करके और वोटिंग बूथ पे जाए। अजय जी, इसी से जुड़ा एक मुझे एकदम से एक और सवाल इसी पे हो रहा है, क्या पोलराइजेशन की राजनीति को मध्य प्रदेश में महत्व नहीं मिला? क्या ये भी माना जा सकता है क्या इस वोटिंग के आधार पे, या इसको अभी फिलहाल इसका एनालिसिस होना बाकी है? देखिए, ये बात तो तय है कि पोलराइजेशन तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक वर्ग विशेष अगर जिसको कि कांग्रेस का या बीजेपी का समर्थक माना जा सकता है, वो वोट डालने ही नहीं गया। और उस पार्टी ने बड़ी महत्व, इसमें जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात है कि उस पार्टी ने जो जो पोलराइजेशन को ध्रुवित करते हैं, जो प्रमाणित करते हैं, जो प्रभावित करते हैं, वो उसको निकाल नहीं पाई। ये सब क्यों हुआ, ये समझ से परे। इसके साफ मतलब या तो कि उस प्रत्याशी ने उस पोलराइजेशन के कारण, जो ध्रुवीकरण के कारण जो वोट बैंक होता है, उस वोट बैंक का समर्थन करने वाली, उसको सपोर्ट करने वाली पार्टियां ये मान के चलने उनकी पराजय तय है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से ध्रुवीकरण भी हो रहा है। तो वोटर तो मतदान केंद्र तक पहुंचे, 70%, 75%, 80% वोट डलें, ये कम से कम होना ही चाहिए। अब अजय जी, अब इंदौर से हम अब थोड़ा दूर चलते हैं। हम अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की बात कर लें, चाहे धार की बात कर लें, चाहे खरगोन की बात कर लें, या फिर रतलाम सीट की बात कर लें, यहाँ पर भी वैसा, क्योंकि हमने ये देखा है आमतौर पर चुनाव में कि जितनी जागरूकता आदिवासी समाज में रहती है वोट को लेकर, उतनी जागरूकता यहाँ पर नजर नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले अगर चरणों की बात करें तो वो उस तरीके का उत्साह नजर नहीं आया। लेकिन एक जो पॉजिटिव बात देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में रिकॉर्ड बना था जब सैलाना में 90% वोट हुआ था, और मैं भी उसी को देख रहा था कि उस सैलाना में इस बार भी 85% वोट हुआ है। तो सैलाना सिर्फ 5% पीछे अपने पुराने विधानसभा, जबकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक अलग ही वो रहता है, विधानसभा का बहुत जमीनी स्तर का चुनाव होता है। तो ट्राइबल में सैलाना को छोड़ के बाकी जगह वैसा इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आया वोटिंग का?
वो मुझे लग रहा है कि जो कनेक्टिविटी होती है एक बड़ा या तो विस्तारित इलाका बन जाता है और उस इलाके में लोग घूम नहीं पाते हैं, या दोनों पार्टियों ने रिजल्ट टिकट्स का कुछ सामंजस्य इस तरह बैठाला कि एक जो कैंपेन होना था बीजेपी का या कांग्रेस का, दोनों का कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन में कमी रही। अब अक्सर हम देखते थे कि 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाता था, तो लोग घर घर जाके बात करते थे, तो टोलियाँ घूमती थी। इस बार मुझे कम से कम मालवा इलाके में भी नहीं दिखाई पड़ा कि लोग घर जा रहे हों, टोलियाँ बट रही हों, सभी अपने अपने घर में लेकर अपनी बैठकें, कमरा बैठकें होने लगी। वैसा नहीं तो मतदाता तक अगर आप नहीं पहुँचे तो वो सबसे बड़ा काम माना जा रहा है, क्योंकि SC ST इलाके में लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ देने आएंगे, कुछ लेने आएंगे, वो सब चीज़ें भी देखने को मिलती है। पर इस चुनाव में ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बड़ा सूना सूना चुनाव लगा। और इस वजह से चाहे वो झाबुआ की आप बात करें, रतलाम की बात करें, आप बाकी इलाकों की बात करें, तो सब जगह स्थिति वही रही कि लोग पहुँचे नहीं मतदाताओं तक, चाहे वो प्रत्याशी हों या प्रत्याशी के एजेंट्स हों। एक आखिरी सवाल और इसी से जुड़ा हुआ, विक्रांत भूरिया यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, कांतिलाल भूरिया उनके पिताजी, रतलाम से चुनाव मैदान में, बड़ा चुनावी अनुभव है उनके पास। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष, बड़े नेता, कुक्षी से जो है कांग्रेस और गंधवानी से मिली, हाँ गंधवानी से है, उमंग सिंघार गंधवानी से ही है। और ट्राइबल सीटों पर कांग्रेस के भी विधायकों की संख्या पर्याप्त है इस एरिया में। ये होगा एक तरफ कि ये सारे विधायक भी अपने अपने क्षेत्रों में लगे ही होंगे, और एक तरफ मैं देखता हूं सैलाना को, एक निर्दलीय, एक अन्य दल का, जिस दल का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है उसके एरिया में। तो ये उस विधायक की मेहनत है, वहां की सैलाना के मतदाताओं को आप किस नजर से देखते हैं? वही मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति इस ज़माने में जो माहौल बदल गया, हर कोई मोबाइल से कनेक्ट है, हर कोई लगातार, देखिए पहले के चुनाव के पहले चौपालें हुआ करती थी, बैठकें हुआ करती थी, कनेक्टिविटी हुआ करती थी, भोंपू लगी जीपें घुमा करती थी, पर्चे बांटते थे, बिल्ले बढ़ते थे। तो एक जो बच्चों की जिसको मतदान से कोई मतलब नहीं है, वो पर्चा उठाता था, बिल्ला लेता था, अपने घर तक पहुँचाता था। यानी कांग्रेस का या बीजेपी का, जनता दल का, समाजवादी पार्टी का, सोशलिस्ट पार्टी का या किसी भी पार्टी का व्यक्ति वहाँ तक पहुँचा, चुनाव प्रचार घर तक पहुँचता था, हर झंडे, बैनर, पोस्टिंग, वॉल पेंटिंग। इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और उसके बाद भी वही खामोशी जो प्रत्याशी रहे उनके लिए। सैलाना में चूंकि आप विधानसभा की इसलिए बात कर रहे हैं कि उस विधायक में जिसकी आप हम बात कर रहे हैं, उसने डोर टू डोर कैनवसिंग की, मेड़ों तक, खेतों तक गया, लोगों से एक मिला। तो लोगों को इस बात का जब एहसास होता है कि चलो मेरे घर तक कोई आया था, मेरे पास तक कोई आया था, मुझसे मिलने कोई आया था, तो वो वोट उस बहाने ही चलता कि चलो वोट देकर आते हैं। तो अगर ये बाकी सीटों पर ऐसा होता तो शायद यानी मतदाता से कुल मिलाकर के कनेक्टिविटी नहीं रही पार्टियों की। नहीं तो ये माना जाए कि जो सैलाना का विधायक है उसकी कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है मतदाताओं से। विक्रांत भूरिया जहां पर झाबुआ से 68.42% है, रतलाम सिटी जहां से चेतन कश्यप विधायक है, मंत्री हैं, 71.34% है, और रतलाम रूरल जहां एक ग्रामीण इलाका वहां पर 80% है, और सैलाना अल्टीमेट 85%। सैलाना में पर्सनल कनेक्टिविटी करने की कोशिश की गई है। वो डोर टू डोर गए, खेतों पे गए, गांव में गए, लोगों से मिले। बाकी चाहे विक्रांत भूरिया की बात करें या चेतन कश्यप की बात करें या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी के इलाके की बात करें, किसी के इलाके की बात करें, या यहाँ पर मुझे लग रहा है जो वोटिंग देखिए कि आप एक मास कनेक्टिविटी, एक चौराहे पर सभा कर ली और 10 सभाओं की बात, लेकिन आप जो पब्लिक कनेक्टिविटी थी, लोगों के दरवाजे पर पहुंच के उनको लगता है कि विधायक जी या मंत्री जी या होने वाले सांसद जी मेरे घर तक आए, वो इस चुनाव में बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। और उसी का असर है कि लोग अपना घर छोड़ करके वोटिंग स्थल तक नहीं पहुंचे। मतलब अजय जी, बड़े आश्चर्य की बात, मैं फिर उसी बात को, भाई सैलाना में साक्षरता का प्रतिशत भी कम है, विधायक भी वहाँ का इतना एग्रेसिव नहीं होगा क्योंकि निर्दलीय विधायक, और हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में भी रहा था, उसके ऊपर FIR भी हुई थी, उसके बावजूद वोट दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं वहाँ के मतदाताओं की ये मैंने कहा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। जब आप व्यक्ति से मिलते हैं, किसी व्यक्ति के घर जाकर भले 1 मिनट खड़े हो जाएं, किसी भी तरह आपकी बात पहुंचती तो इमोशनल अटैचमेंट होता है। इमोशनल अटैचमेंट का पलटवार होता है कि आदमी आता है, बात करता है। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। हर कोई मोदी और राहुल गांधी की गारंटी और जी तमाम जो सूसेबाजी होती है उसमें पूरी उलझी रही। और मुझे अफसोसजनक लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन या जो प्रशासन तंत्र था वो भी सोचतेबाजी में उलझा रहा है। उसने होर्डिंग शहर में लगवा दिए होंगे या कुछ किया होगा, लेकिन जो कनेक्टिविटी होती है कि रूरल इलाके में ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन के आधार पर पहले कैंपेनिंग होती थी कि वोट देने जाइए, वैसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। पंचायतों में कहीं शो नहीं हुए, कहीं कठपुतली के नाच नहीं हुए, कहीं नौटंकियाँ नहीं हुई, जिससे लगे कि वोट डालने जाइए।
वो कुछ नहीं हुआ और शायद इसीलिए इसका असर साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर ये हालत रहे तो आने वाला जो और चुनाव होंगे हमारे लिए और चिंताजनक होंगे। बिल्कुल सही आपने चिंता व्यक्त की। आने वाले समय में जो है और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत शोध का विषय है कि इस चुनाव में जो जैसी कि अपेक्षा की जा रही थी कि बहुत सारे ऐसे बड़े मुद्दे थे, सरकार ने अपने कामों के दावे किए थे, राम मंदिर जैसा मुद्दा, 370, 400 पार का नारा, राहुल गांधी की गारंटी और महालक्ष्मी योजना, इन सब योजनाओं के बाजार में लॉन्च होने के बाद, बाजार ही कहूँगा मैं, चुनाव में दोनों ने पार्टियों ने अपनी जो है योजनाएं जो है बाजार में उतारी थी, लोकतंत्र के उत्सव में। लेकिन लोकतंत्र के उत्सव में इन सारे उत्सव की जो सामग्री थी उस पर मतदाताओं ने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा कि अपेक्षा की जा रही थी। खासकर चूंकि मध्य प्रदेश में तो 4 चरणों में चुनाव हुआ, तो हर चरण एक सबक सीखने के लिए पर्याप्त था। लेकिन उसका अंतिम जो चरण था, जो कल संपन्न हुआ, उसमें चुनाव आयोग भी नाकाम रहा। और बड़े हैरानी की बात है कि इंदौर जैसा जागरूक शहर भी जो है इस बार वोटिंग प्रतिशत में कम रहा। लेकिन हम सैलाना की तारीफ करेंगे कि सैलाना ने अपने रिकॉर्ड को कायम रखा। यदि वो लोग विधानसभा में 90% वोट करते हैं तो लोकसभा में वो 85% वोट करते हैं। तो सैलाना के सारे मतदाताओं को मेरी तरफ से, अजय जी, मुझे लगता है सैल्यूट करना चाहिए। और वो मध्य प्रदेश के लिए एक आइकॉन, वो विधानसभा क्षेत्र वो आइकॉन है, वो उदाहरण है, वो मॉडल विधानसभा क्षेत्र जहां पर आदिवासी सीट होने के बावजूद मतदाता इतनी जागरूकता के साथ वोट करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए 24 की चौसर में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।